वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप फेसबुक में ओम प्रकाश शर्मा का वीडियो देख रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा इंस्टाग्राम में यदि आप ओम प्रकाश शर्मा के नाम से वीडियो देख रहे हैं तब भी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो है वक्री ग्रह का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में गुरु वक्री होने जा रहा है, जो कि 4 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेगा। इस वक्री अवस्था में लगभग 118 दिन यह वक्री अवस्था में रहेगा। तो ऐसे में हमारे मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी देता हूं कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह क्या हमेशा ही खराब रिजल्ट देता है या वक्री ग्रह शुभ फल भी देता है। तो वक्री का मतलब होता है सूर्य के नजदीक सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य से जब ज़्यादा इनकी दूरी बढ़ जाती है, जिस ग्रह की ज़्यादा दूरी बढ़ती है तो वो वक्री अवस्था में कहलाता है और मंद गति के कारण वह अपने परिणाम देता है। अब समस्त राशियों पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें मेष राशि में राहु के साथ है और शनि से दृष्ट है और शनि भी ये वक्री होने जा रहा है। तो ऐसे में वक्री शनि की दृष्टि वक्री गुरु पर पड़ने पर क्या परिणाम दे सकती है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम अब मैं जो जिस राशि की बात करता हूं वो राशि जो है मेष राशि। मेष राशि के अनुसार यह वक्री गुरु मित्र स्थान पर शुभ माना जाता है। ये मेष राशि पर जो गुरु वक्री होकर अवस्था में राहु के साथ बैठा है, तो गुरु वक्री अवस्था में है और मेष राशि में यानी कि मंगल की राशि में अपने मित्र की राशि में स्थित है और वक्री हो जाने के कारण ये अपनी राशि यानी कि मीन राशि के भी रिजल्ट देता है। मीन राशि जो है ये मेष राशि से 12वें स्थान पर आती है। तो ऐसे में मेष राशि में वक्री गुरु 12वें का भी रिजल्ट देते हुए जो है वो शुभ माना जाता है। यह गुरु जो है यह यदि किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वो गुरु है वक्री गुरु मेष राशि वालों के लिए शुभ परिणाम देगा। गुरु जो है इसकी 5वीं दृष्टि जो पड़ती है वह विशेष 5वें स्थान पर है और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो गुरु का जो 9वां स्थान है वो भाग्य स्थान कहलाता है। गुरु वैसे भाग्य का दाता है और धर्म का भी कारक है। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ये वक्री गुरु धर्म से लगाव कराएगा और साथ ही यदि बोल्ड होकर काम करे तो ऐसे मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्य भी बराबर साथ देगा। संतान के प्रति जो है वो सुख प्राप्त होगा। जिनके संतान नहीं हो रही उनको संतान होगी। किसी भी तरह से संतान से ऐसे जातकों को लाभ होगा। अब जो नेक्स्ट इसके अलावा आप जितना अच्छा कर सकते हैं इस अवधि में करिए और धर्म के रास्ते पर चलकर यदि आप कार्य करेंगे तो यह वक्री गुरु आपको शुभ परिणाम ही देगा। ये ऐसा है मेष राशि का। अब नेक्स्ट जो आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये गुरु जो है 8वें में होते हुए 12वें स्थान में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के लिए यदि हम मेष राशि से चर्चा करते हैं तो मेष राशि वृषभ राशि से गिनने पर 12वें स्थान पर आती है। तो
12वें स्थान पर होने के कारण ये गुरु क्या परिणाम दे सकता है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये अतिरिक्त यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें, और जो भी यदि बेस्ट करना चाहते हैं, जितना बेस्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सकारात्मक दृष्टि से कार्य करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जहाँ तक मैं समझता हूँ साधारणतया में ये शुभ ही माना जाएगा। और नेक्स्ट जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में, यानी कि मेष राशि 11वें स्थान पर आती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए 11वें स्थान पर वक्री गुरु स्थित है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने, वक्री होने के कारण दोनों ही गुरु वक्री हैं। और ऐसे में ऐसे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जिनकी चिरकाल से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो उनकी मनोकामनाएं ये मिलकर अवश्य करेंगे। लेकिन आपको डटकर काम करना होगा, ईमानदार से काम करना होगा और धर्म में ज़्यादा रुचि रखते हुए यदि आप कार्य करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे, तो ऐसे में गुरु और शनि दोनों मिलकर आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आप हो सकता है आपको इस अवधि में कुछ पुरस्कार भी मिल सकता है। और साथ ही जो है वो आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, इनकम में यानी कि धन वृद्धि के भी संकेत हैं। यदि आप कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो आप नया निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भविष्य में आपको शुभ परिणाम ही देखे जा सकते हैं। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मेष राशि 11वें स्थान पर, यानी कि कर्क राशि के जातक जिनके चंद्रमा के अनुसार बात कर रहा हूं तो यह है 10वें स्थान पर। तो 10वां स्थान मेष राशि का वक्री अवस्था में गुरु स्थित बैठा हुआ है और ये 7वें स्थान पर बैठकर शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में यदि आप कोई कंपटीशन फाइट करेंगे तो उस कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। कैरियर के संबंध में यदि आपको चिंता है, कैरियर की खोज कर रहे हैं, रोजगार चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है। और साथ ही कैरियर में शुभ संकेत हैं। यदि कोई प्रमोशन की चाह कर रहे हैं तो उनको प्रमोशन होगा, या फिर कोई अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए भी यह शुभ फल ही देगा। अब आता है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर 9वें स्थान में होगा, यानी कि 9वां स्थान भाग्य भाव का कहलाता है। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति मित्र राशि में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से इसके चंद्रमा को, यानी कि सिंह राशि का जो चंद्रमा है उसको देखेगा। और उसके अलावा इसकी एक जो दृष्टि है सातवीं दृष्टि से ये तीसरे स्थान को देखेगा। उसके अलावा ये अपने जन्म कुंडली के 5वें स्थान को देखेगा। जो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए मेष राशि का वक्री गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। वो क्या दे सकता है? वक्री गुरु जो है चंद्रमा में 5वीं दृष्टि, भविष्य के प्रति सचेत होंगे। आप खाली बैठेंगे तो दिमाग के अंदर दौड़ेगा, इसलिए आपको इस अवधि में खाली बैठने के बजाय, समय पास करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपको ये वक्री गुरु आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आप दिखावा नहीं बल्कि धर्म के प्रति ज़्यादा रुचि बढ़ने के कारण ये देवगुरु आपको शुभ परिणाम ही देगा। यदि तीसरे भाव में, ये गुरु की जो 7वीं दृष्टि है तीसरे भाव में, यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं, या ऐसे ज्योतिषी जो ऑनलाइन कार्य करते हैं, उनको पिछले 4-4.5 महीने बड़ी तकलीफ हुई, उनका कार्य प्रभावित हुआ। अब ऐसे में उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कार्य को विस्तार से करें, आपको इसमें सफलता मिलेगी। ऑनलाइन कार्य करेंगे तो आपको धन की आवक बराबर बनी रहेगी, क्योंकि ये दूसरे स्थान को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आप
छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, धार्मिक यात्राएं, तो उसमें भी आपको शुभ परिणाम देने के ही संकेत मिल रहे हैं। ये है आपका कुल मिलाकर जो 12 राशि है, उन 12 राशियों में से सर्वश्रेष्ठ उत्तम परिणाम, अति उत्तम परिणाम जो मिलेंगे वो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। यदि आप जमीन से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको जमीन से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आप सर्विस करते हैं तो इस अवधि में आपके प्रमोशन होने के चांस हैं। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी से लंबित जो कार्य अटका हुआ है, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़े हैं, तो इस अवधि में हो सकता है आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको करना क्या है, आपके धर्म के प्रति रुचि बढ़ा रखें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, आपको कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलेगा और आपके पक्ष में ही निर्णय होने की पूरी ये संभावना है। अभी तक मैंने आपको सिंह राशि तक के लिए बताया। अब आती है शॉर्ट में कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए ये 8वें घर में गुरु का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में हेल्थ का ध्यान रखें, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, सोच समझकर गाड़ी को चलाएं और अनावश्यक किसी से उलझे नहीं। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कोई बड़ा कार्य नहीं करें। यदि आप इस अवधि में बड़ा कार्य करेंगे, कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। इसलिए इस अवधि में आपको सचेत होने की अत्यंत आवश्यकता है और जीवन में मधुरता बनाए रखें। श्री हरि के शरण में जाए तो आपका कार्य जो रुका हुआ है थोड़ा सा चलता रहेगा, लेकिन आपको इसमें सतर्क होने की बहुत जरूरत है। अब आता है तुला राशि। तुला राशि के अंतर्गत ये 7वें स्थान पर गोचर कर रहा है और राहु के साथ युति बनाने के कारण ये गुरु चांडाल योग भी है और शनि की दृष्टि है। तो ऐसे में ये तुला राशि वालों के लिए मजबूत स्थिति पैदा कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि आप मधुरता बनाए रखेंगे, आप पति पत्नी अपने मधुरता बनाए रखेंगे, तो आपका जीवन इस अवधि में अच्छा निकलेगा। यदि आपने मन मुटाव की स्थिति करी, एक दूसरे के विचारों से विरुद्ध चले, तो हो सकता है या गुरु आपको कुछ परेशानियां दे सकता है। यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस अवधि में उनके विवाह होने की संभावना है। और यदि आप किसी से उलझेंगे और आपके घर में अशांति बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपके खराब संकेत देने के भी संकेत दे रहा है। अपने घर में सुख शांति बना रखें। विशेषकर तुला राशि वालों के लिए ये कुल मिलाकर खराब स्थिति पैदा कर रहा है। इसलिए थोड़ा इस 118 दिन की अवधि में थोड़ा सोच समझ कर चले, मधुरता बना रखें। जिससे भी कार्य कराना हो, कार्य क्षेत्र में कहीं पे भी, तो अपनी वाणी में कटुता नहीं लाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि आप जहाँ कार्य करते हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, मित्रों से थोड़ा सावधान रहें, तो ये समय आपका अच्छा निकल सकता है। अब ये एक बात हो रही, यदि आप कर्ज इस अवधि में ले लेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए अनावश्यक कर्ज लेने से भी बचे, ये आपके लिए सख्त सलाह है। अब आती है धनु राशि। धनु राशि के हिसाब से देव गुरु बृहस्पति का गोचर 5वें स्थान पर हो रहा है, राशि का स्वामी है और ये तो ऐसे में यह शुभ परिणाम देगा और ये मजबूत अवस्था में है और ताकत दे रहा है। तो यदि आप सरकार से संबंधित जुड़े हुए हैं, यदि आप सरकार यानी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपको सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको इस अवधि में अच्छा फल मिलेगा। यदि आप राजनीति में उतरे हुए हैं तो हो सकता है आपको इसमें भी अच्छा फल मिल सकता है। यदि इस बीच में किसी के चुनाव होते हैं और चुनाव में आपका सिलेक्शन होता है तो आप प्रयास करें तो आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस अवधि में सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अब धनु राशि के बाद में यदि हम चर्चा करते हैं तो मकर राशि आती है। मकर राशि के हिसाब से यह 12वें घर का मालिक है, तो और चौथे स्थान पर, तो चौथा स्थान से प्रभावित हो रहा है। तो इस अवधि में अपनी माँ का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें।
तो हो सकता है माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाए। आप यदि जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आप इस अवधि को टालें। इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य नहीं करें तो बेहतर होगा। यदि आप लेन देन करते हैं या ठेकेदार हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। बहुत सोच समझ कर आपको इस अवधि में चलना होगा, तो यह आपका गुरु आपको शुभ परिणाम दे सकता है, अन्यथा नहीं। अब आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर गोचर करने के कारण इसकी जो दृष्टि है सातवें स्थान, 9वें स्थान और 11वें स्थान पर पड़ रही है। कुंभ राशि के हिसाब से कुंभ के बाद में यदि हम गिनते हैं तो मीन आता है, मीन के बाद में मेष। तो कुंभ के हिसाब से तीसरे स्थान पर यह देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहा है और यहां से तीसरे स्थान पर बैठकर इसकी जो दृष्टि पड़ रही है 7वें स्थान पर पंचम दृष्टि और भाग्य स्थान पर 7वीं दृष्टि। इसके अलावा जो 9th दृष्टि पड़ रही है वो 11वें स्थान पर पड़ रही। तो ऐसे में ये देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। आप यदि मीडिया से जुड़े हैं तो आपको फायदा होगा। यदि आप पत्रिका से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको इसमें जरूर सफलता मिल सकती है। आपका भाग्य बराबर साथ देगा, आपका धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूरी होगी। यदि किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस अवधि में संबंध आएंगे और विवाह होने की संभावना है, यानी कि नए रिश्ते जुड़कर विवाह की संभावना है। इनकम बढ़ सकती है और आप जितना धन निवेश करेंगे तो उसमें फायदा होगा, धन लाभ अवश्य होगा, इसमें इस अवधि में कोई शक नहीं है। यह है। अब आता है लास्ट में मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये धन भाव में गोचर करने के कारण मीन से मेष राशि आती है, तो दूसरे स्थान पर मेष राशि देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर बैठकर वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। तो वक्री अवस्था में पीछे का भी ये परिणाम देता है। तो पीछे का यानी कि आपका स्वयं मीन राशि का एक गुरु होता है। तो प्रथम भाव का गुरु यदि दूसरे स्थान पर बैठेगा और उसको प्रभावित करता है मीन राशि को, तो ऐसे में जो कुल मिलाकर धन भाव में दूसरे भाव में गोचर हो रहा है, तो कुटुंब भाव में गुरु का गोचर ये बताता है कि आप कुटुंब पर जबरदस्ती आदेश नहीं ठोकें। यदि आप थोड़ा डंडा लेके चलेंगे कुटुंब भाव पर, कुटुंब से जबरदस्ती अपनी मनमानी करेंगे तो हो सकता है ये देव गुरु बृहस्पति आपको कुछ परेशानी दे। परेशानी देने का कारण क्या है? ये मीन राशि जो है दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है वक्री अवस्था में गुरु, और तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की, वक्री वो भी अवस्था में है। तो ऐसे में थोड़ा सोच समझ के चलें। बैंक के बैलेंस के प्रति आप थोड़ा लापरवाही न हो और कुटुंब का ध्यान रखें, अपने ससुराल पक्ष का ध्यान रखें, किसी से व्यर्थ वाद विवाद नहीं करें तो यह समय अच्छा निकल सकता है, और व्यर्थ के झंझट में न पड़ें तो यह अच्छा निकल सकता है। इसके अलावा यदि आप कर्म ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है उसका परिणाम अच्छा मिल सकता है। लेकिन आपको कर्म मेहनत करेंगे, ज़्यादा करेंगे और धर्म से लगाव रहेगा, कुटुंब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो ऐसे में आप इस अवधि का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। निवेश के मामले में सोच समझ के कार्य करें। यदि आप नया निवेश करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। यह है देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का, यानी कि लगभग 118 दिन में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यदि इसके दुष्प्रभाव से आप बचना चाहते हैं तो इस अवधि में जहाँ तक हो सके भगवान शिव की शरण में जाएं और रुद्राभिषेक जरूर करा लें जिसको अनिष्ट प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया जो रेमेडी है वो ये है कि शिव भगवान की आराधना करें,
कम से कम 1 या 2 बार रुद्राभिषेक विशेष अनुष्ठान कराएं, तो हो सकता है आपको इस अवधि में आपको पूरा इसका लाभ मिले। आपको एक निवेदन है, ऑनलाइन जो भी कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो उस पर शुल्क जो हमारा निर्धारित है उस पर कम करने का आग्रह नहीं करें, व्यर्थ में समय हमारा गवाए नहीं। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए